नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के हाथ से फिसलते चुनाव की, पीएम पर कांग्रेस के करारे वार की। देखेंगे क्यों हिमाचल बीजेपी में हुई बगावत, केजरीवाल ने हाईकोर्ट में कैसे खोल दी बीजेपी की पोल। जानेंगे चुनाव आयोग के जाति सम्मेलन को लेकर बयान की, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने किया रोड शो। दिल्ली और पंजाब में सुनीता केजरीवाल के कई रोड शो कराने की तैयारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लगा झटका। भूमि घोटाला मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले भाजपा के पाखंड की सीमा नहीं। पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम को हटाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता सच साबित। एम्स के 5 डॉक्टरों ने किया हेल्थ रिव्यू, इंसुलिन लेते रहने की दी सलाह। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में इस बार कम वोटिंग ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। वोटिंग के बाद से जो रुझान आना शुरू हुए हैं, उससे इंडिया गठबंधन में जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है। कई सोर्स की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि पहले ही 2 चरणों में इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर अपनी रणनीति बदल सकती है, और इस तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही इशारा कर दिया था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान की खबरें आ रही हैं। वोटिंग के बाद से ही पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, जो बीजेपी को डरा रहा है। पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड के संकेत भी बीजेपी के खिलाफ मिल रहे हैं, जिससे पार्टी में खलबली मच गई है। इसके बाद अब पार्टी रणनीति बदलने को मजबूर दिखाई दे रही है। पहले चरण की वोटिंग से पहले पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन वोटिंग होते ही बीजेपी को एहसास हो गया कि बाजी हाथ से फिसल रही है, तो वो मुस्लिम और मंगलसूत्र पर आ गई है। और अब दूसरे चरण के बाद कहा जा रहा है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान बार बार भावुक हो सकते हैं। उनकी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्स से जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें पहले 2 चरणों में एनडीए को 2019 की तुलना में 45 से 50 सीटों का नुकसान हो रहा है, और आने वाले चरणों में ये नुकसान बढ़ता ही जाएगा। यानी राहुल गांधी का दावा कि बीजेपी इस बार 150 से नीचे सिमट जाएगी, वो सच हो सकता है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि हमने बीजेपी के 400 पार के दावे की हवा निकाल दी है, और 2 चरणों के चुनावों के बाद साफ हो गया है कि हम स्पष्ट रूप से आगे हैं, और ये आगे के चरण में भी बना रहे। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण में बीजेपी की फिल्म पहले फेज में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, और दूसरे फेज में तो पर्दे पर चढ़ी ही नहीं। प्रधानमंत्री बात करते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की, जो बता रहा है कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, और बीजेपी के डर को कांग्रेस नेताओं ने और बढ़ा दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात पहुंचकर मोदी सरकार के पतन का ऐलान कर दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में बीजेपी की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में कांग्रेस कैंडिडेट अनंत पटेल के समर्थन में जनसभा की, और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि हमारे पीएम में अहंकार है, जिस नेता में अहंकार होता है उसका पतन निश्चित है। पीएम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके पास गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है। सरकार के पास जो है वो अडानी अंबानी जैसे करोड़पतियों के लिए है। बीजेपी लोगों को कमजोर करने और उनके अधिकारों को वंचित करने के लिए संविधान को बदलना चाहती है। इसी संविधान ने हमें सभी अधिकार दिया है। बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। प्रियंका ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो मीडिया हमसे हर रोज सवाल करती थी, हमने किसी को नहीं रोका, लेकिन आज हालात ये हैं कि लोग डरे हुए हैं। पीएम मोदी अहंकारी हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग पीएम से डरते हैं। मोदी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। हम सत्ता में रहे हैं इसलिए समझते हैं। हमारे परिवार से 2 प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि जब मैं छोटी थी तो इंदिरा दादी और पिता राजीव गांधी के साथ घूमने जाती थी। मैं देखती थी कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उन्हें काम को लेकर डांट देते थे, लेकिन वो नाराज नहीं होते थे, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। प्रियंका ने पीएम को अहंकारी बताया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले नेता उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें गोद में बिठाया जाता है, उन्हें राज्यसभा या विधानसभा में भेजा जाता है। कांग्रेस आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रही है, सीधे सीधे पीएम को निशाने पर ले रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के बयानों से बीजेपी की ही मुसीबत बढ़ती दिख रही है। अब पीएम के खिलाफ कांग्रेस ने एक और शिकायत चुनाव आयोग से की है, तो क्यों पीएम की शिकायत पहुंची चुनाव आयोग के पास, देखिए खास रिपोर्ट।
कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और दूसरे बीजेपी नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। अपनी शिकायत में पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी ने दक्षिण गोवा के उम्मीदवार विरियाटो फर्नांडिस के बारे में गलत सूचना फैलाई है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने अपनी शिकायत में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग जानबूझकर हमारे उम्मीदवार के भाषण के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। वो लोग हमारे उम्मीदवार के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे ये लगे कि हमारे उम्मीदवार ने संविधान का अपमान किया है। पाटकर ने कहा कि गोवा बीजेपी के नेता तो इस तरह की गलत सूचना फैला ही रहे हैं। अब पीएम मोदी भी मंच से इसी तरह के दावे कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार को लेकर वो झूठी सूचनाएं दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में एक सार्वजनिक भाषण में उम्मीदवार कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस के भाषण को बहुत दुर्भावनापूर्ण ढंग से पेश किया, जैसे कि हमारे उम्मीदवार का भाषण भारत के संविधान का अपमान करना था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, पहले कर्नाटक के सांसद ने कहा था कि दक्षिण भारत को एक अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा से उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर संविधान थोपा गया। बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराई हैं। पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की बढ़ती शिकायतों से बीजेपी परेशानी में दिखाई दे रही है, तो पार्टी के अंदर हुई बगावत ने उसकी इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी की रणनीति ही पार्टी में बगावत का बड़ा कारण बन गई है। कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और इसका असर भी दिख रहा है। कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित विधायकों को उपचुनाव में टिकट देना बीजेपी को भारी पड़ गया है। इससे बीजेपी में टिकट के दावेदार तमाम नेता नाराज हो गए हैं। कई ने तो बगावत कर दी है, तो कई ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। सुजानपुर से बीजेपी के दिग्गज नेता रिटायर्ड कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए। गगरेट से राकेश कालिया भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस ने उन्हें इसी सीट से टिकट भी दे दिया है। लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर रामलाल मारकंडा खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कुटलहड़ सीट से बीजेपी नेता वीरेंद्र कंवर ने भी पार्टी से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता भी दल बदलुओं को बीजेपी का टिकट दिए जाने से नाराज हैं। बीजेपी संगठन से जुड़े कई नेता बगावत कर चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी को चुनाव प्रचार के लिए अब कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। नालागढ़ से निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही इसी सीट पर 2022 का चुनाव लड़े लखविंदर राणा ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। साफ है कि बीजेपी की रणनीति अब उसी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पहले से ही विपक्ष में है। ऐसे में पार्टी में बगावत का असर कार्यकर्ताओं पर साफ दिखाई दे रहा है। उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं दिल्ली में भी बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली कथित शराब नीति घोटाले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की पोल खोल दी है। कथित शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। अपने खिलाफ लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है। 53 पन्नों के अपने जवाब में उन्होंने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और ईडी के दाखिल हलफनामे में लगाए गए सभी आरोपों का विस्तार में जवाब दिया है। ईडी ने दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को लेकर 4 अहम गवाहों के बयानों को मजबूत आधार बताया है और अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं गवाहों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट में दाखिल जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये सभी गवाह बीजेपी से संबंध रखते हैं। मंगोता श्रीनिवास रेड्डी बीजेपी समर्थित लोकसभा प्रत्याशी हैं। दूसरे गवाह शरद रेड्डी ने बीजेपी को तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। तीसरे गवाह बीजेपी के गोवा के एक सीनियर नेता और प्रमोद सावंत के करीबी सत्य विजय और चौथा गवाह गोवा सीएम के करीबी और सीएम की कैंपेन मैनेजर का है। कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ईडी को हवाला एजेंट के पास से एक डायरी मिली है, जिसमें गुजराती भाषा में लिखा गया है। साफ है, पहले बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाए और फिर बाद में उसी को पेश कर दिया। दिल्ली के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल मामले में 2023 में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने जो सबूत पेश किए उसमें ऐसा साबित नहीं होता कि मेरी किसी भी तरह से इस मामले में कोई भूमिका भी है। ईडी के समन को लेकर केजरीवाल ने कहा कि ये कहना कि समन का असहयोग करने के चलते गिरफ्तारी की गई है, ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। मैंने ईडी के हर एक समन का जवाब दिया है। जो लोग बीजेपी के करीबी हैं, वो ही केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। साफ है, मामला राजनीतिक ज्यादा दिख रहा है। ईडी भी सवालों में है और इसी सवालों के बीच बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है।
लालू ने कहा है कि बीजेपी को संविधान से नफरत है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन इस बीच देश में राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज है। जहां बीजेपी लगातार धार्मिक मुद्दे उठा रही है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, तो विपक्ष भी बीजेपी के पैंतरों को फेल करने की कोशिश में जुटा है। विपक्ष ने चुनावी मैदान में नया पैंतरा अपनाया है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव करना चाहती है और संविधान का विरोध करती है। इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर बीजेपी से सवाल किए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है? मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र और संविधान क्यों समाप्त करना चाहती है? जवाब दे। बता दें कि इससे पहले विपक्षी नेताओं राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी संविधान में संशोधन करने और आरक्षण को खत्म करने के लिए 400 सीटें मांग रही हैं। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें पर्याप्त हैं। इस चुनाव का उद्देश्य संविधान और राष्ट्र की रक्षा करना है। ये स्पष्ट है कि विपक्षी नेता इन कार्रवाइयों के माध्यम से चुनाव में प्रचार के लिए नया एजेंडा तैयार कर रहे हैं। लालू के तेवरों से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो अब जाति सम्मेलन के जरिए राजनीति करने वाले लोग भी बैकफुट पर दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि इसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या कहा है चुनाव आयोग ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग में उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटों पर मतदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जनता का चुनावों में खास योगदान रहता है। किसी भी चुनाव को हराने या जिताने में उत्तर प्रदेश की जातियाँ विशेष महत्व रखती हैं। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल जाति आधारित सम्मेलन करते हैं और उनसे संपर्क भी करते हैं, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसी वजह से चुनाव आयोग की इस पर पैनी नजर रहती है। चुनाव आयोग ने जाति आधारित सम्मेलन ना हो या किसी प्रोग्राम में जाति शब्द का इस्तेमाल न किया जाए, इसकी वजह से हर सभा और सम्मेलन की वीडियोग्राफी का आदेश दिया है, ताकि किसी भी सभा में जाति से संबंधित बातें की जाती हैं तो उन सभी के खिलाफ सही कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग ने जाति आधारित सम्मेलनों एवं पंचायतों पर पैनी नजर रखने के साथ ही उनके वीडियोग्राफी कराने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को कहा कि अगर ऐसा पाया जाता है कि चुनाव संबंधी आयोजन के लिए जाति शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो आदर्श आचार संहिता एवं पुरानी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस तरह किसी के भी जमा होने की इजाजत तब दी जाए जब पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाए कि इसका मकसद चुनावी नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जोर का झटका धीरे से लगे, ये लाइनें शायद किसी भक्त ने लिखी होंगी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा झटका आता है तो भक्त कहते हैं कि नहीं भाई, कोई ज़्यादा बड़ा झटका नहीं है। पिछले 10 सालों में जितने भी बड़े बड़े झटके आए, भक्तों ने उनको बहुत बुरी तरह से डिफेंड किया और कहा कि ये कोई बड़े झटके तो हैं नहीं, इससे पहले काफ़ी बड़े बड़े झटके आ चुके हैं। उसी सिलसिले में कल उत्तराखंड में वहाँ की सरकार ने मतदान होते ही बिजली के दाम 7% बढ़ा दिए हैं। अब देखना यह है कि मतदान तो अभी आगे बहुत सारे होना है और इसी तरह से झटके भी आने हैं। देखते हैं झटके कैसे आएंगे, उसके लिए आपको भी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।